नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शालिनी सिंह। जी हाँ, वही शालिनी जो अक्सर ले जाती है आपको यादों के सफर पर या एहसासों के सफर पर। और आज जिस सफर पर मैं आपको ले चल रही हूँ वो सफर है यादों का, जिसमें बहुत सारे एहसास जुड़े हुए हैं। और इस यादों के खूबसूरत से एहसासों भरे सफर में आज हम चलेंगे कहानी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को लिखा है महेंद्र भीष्म ने। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है। और उस हकीकत को शब्दों में पिरोया गया है महेंद्र भीष्म की कलम से। तो आइए चलते हैं यादों भरे इस खूबसूरत से सफर पर और बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है माई। ट्रेन के आने में विलंब था। कारण रेलवे का आधुनिकीकरण और अनुरक्षण अर्थात विकास कार्य। विकसित होने के पूर्व का विकास काल आने वाले कल के लिए अच्छा होता है, जो वर्तमान की कठिनाइयों को पैदा करता ही है। विलंबित होती जा रही ट्रेन की खींच मैंने रेलवे के कार्यरत अपने इंजीनियर मित्र रघुराज पर फोन में उतारी। स्वभाव से अति विनम्र मित्र दिलासा देता हुआ बोला, हो रहे विकास कार्यों के बाद का सुख देखिएगा। बहुत सी सुविधाओं के साथ ट्रेनों के आवागमन में गुणात्मक सुधार होने से यात्रा सरल और सुगम होगी। वैसे कहाँ जा रहे हो और कब वापसी है? इस औपचारिकता की वार्ता के साथ फोन भंग हुआ। मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म के बेंच पर ही अपना सूटकेस और भोजन सामग्री से भरा हुआ थैला रख दिया, जिसमें पुष्पा ने बेटी पूजा के लिए तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री उसके नाश्ते के लिए रख दी थी। पूजा की मनपसंद बेसन, अजवाइन व हींग से बनी खरखरी नमकीन, बिस्नौटी भी काफी मात्रा में पुष्पा ने रख छोड़ी थी। मैं मोबाइल पर अपडेट देखते हुए समय व्यतीत करने लगा। मोबाइल से जल्दी ही बोर हो गया, क्योंकि इसकी खास वजह यह थी कि कोई खास अपडेट था नहीं और न ही कोई मजेदार चुटकुला था और ना ही कोई वीडियो अभी तक किसी ने पोस्ट किया था। तो बस इसी वजह से मोबाइल का नेट बंद करके अपना मोबाइल अपनी जेब में रख लिया। फिर थैले में रखी पानी की बोतल से पानी पीने के बाद मैं बेंच के ऊपर लगे पंखे की शीतल ठंडी हवा से झपकने लगा। मुझे नींद में दीवा स्वप्न सा दिखा, जिसमें दिखा कि मेरा थैला कोई उठा कर लिए जा रहा है। क्षणिक स्वप्न से तंद्रा टूटी और आंख खुली तो देखा कि वाकई सूटकेस के पास से थैला गायब था। मैंने भौचक्क यहाँ वहां दस्ती दौड़ाई। प्लेटफॉर्म में ज्यादा भीड़ नहीं थी। आखिर पल भर में भारी भरकम थैला कौन उठा ले गया? रेलवे पुल के जीने की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ती एक महिला के पीठ पर थैला लदा हुआ दिख गया। मैं पलक झपकते जीने की ओर बढ़ा और 3-4 सीढ़ियां एक साथ लांघते हुए मैं उस चोरनी के सामने था। क्रोध भरे आवेश के साथ मैंने उसका कंधा झिझोड़ा। वो एक उम्रदराज महिला थी। मेरा दाहिना हाथ हवा में ही रुक गया। मन में एक आध सवाल उठा कि इतनी उम्रदराज औरत और ये ऐसी हरकत। मैंने उससे पूछा, तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? क्या समझ के मेरा थैला उठा लाई थी? थैला उसने सीढ़ी पर रख दिया था और मौन ही मुझे कातर भाव से देखते हुए उसने हाथ जोड़ लिए, मानो कह रही हो, गलती हुई, अब जाने भी दो। वृद्धा की कातर सजल हुई आंखों के सामने मेरा गुस्सा पहले से ही काबू हो गया था। मुझे लगा कि हो सकता है उसने थैला गलती से उठा लिया हो। बात आई गई सी हो गई। वो वृद्धा धीरे धीरे जीने की ओर बढ़ने लगी और बाकी सीढ़ियां चढ़ गई और मैं अपना थैला थामे मौन अपनी बेंच पर आ बैठा। एक उचटती सी दृष्टि मैंने जीने की ओर डाली। मंथर गति से सीढ़ियां चढ़ती वृद्धा की पीठ देखते मुझसे रहा नहीं गया। हृदय के किसी कोने में सोई संवेदना, उसकी क्षमा याचना और प्रायश्चित भाव लिए सजल नेत्रों के स्मरण आते ही जागृत हो चुकी थी। प्रश्न अपनी यथावत जगह पर था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसे इस उम्र में चोरी करनी पड़ रही है और चोरी पकड़े जाने के बाद के अपमान को सहन कर ले जाने की स्थिति के लिए उसने स्वयं को कैसे तैयार किया होगा। ऐसे कई प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में कौंध गए।
मुझे रहा नहीं गया और कुछ ही क्षणों के बाद मैं पुनः जीने की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस वृद्धा के सम्मुख जा खड़ा हुआ। वृद्धा ने पुनः अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कातर दृष्टि से मुझे देखा। उसकी मौन वाणी मुझे सुनाई दी। गलती हो गई साहब, क्षमा कीजिए, मुझे असहाय पर और जाने दीजिए। मैंने वृद्धा के जुड़े हुए हाथ थाम लिए। माई, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें इस उम्र में चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? मैं वृद्धा का हाथ यदि मजबूती से न पकड़े होता तो वो भरभरा कर वहीं जीने में ठह जाती। मैं उसे सहारा देते अपनी बेंच की ओर ले आया। पानी पिलाते हुए मैंने पूछा, भूखी हो माई? उंगली से उसने 2 दिन का इशारा किया और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वृद्धा का सिर अपने सीने से पल भर को लगाया और अपना टिफिन खोलकर उसके सामने रख दिया। भूखी माई ने आलू की सूखी सब्जी और पूड़ियां मन से खाई। इसी बीच में 2 चाय बनवा लाया। भोजन से तृप्त व्यक्ति का चेहरा अलग ही आभास देने लग जाता है। ऊर्जा से भरपूर बूढ़ी माई ने अपनी दोनों हथेलियों से मेरी बलैयां ली। मेरे सिर पर हाथ रखते ही वो बोली, बेटा खूब खुश रहो, भगवान तुम्हारा और तुम्हारे परिवार बाल बच्चों का भला करे। माई की मर्दानी आवाज ने मुझे सोचने पर विवश किया। मझोला कद, कुछ थुलथुल सी कदकाठी लिए, दाएं गाल पर बड़ा सा मस्सा जिसमें 3-4 लंबे सफेद बाल, तन पर ब्लाउज साड़ी धारण किए। क्या ये वृद्ध माई स्त्री वेश में किन्नर है? वृद्ध माई बोले जा रही, बेटा मैं वक्त की मारी एक किन्नर हूँ। होश संभालने से लेकर आज तक उंगलियों में गिने जाने वाले तुम जैसे कुछ परोपकारी लोगों को छोड़कर मुझे कहीं भी इज्जत सम्मान तो दूर, हमेशा अपमान और दुत्कार मिला। घर परिवार और समाज से शोषित, प्रताड़ित, तिरस्कृत और बहिष्कृत रही हूँ। हमेशा उपेक्षा ही मिली। मर्दानी आवाज और बोलने के हाव भाव से वृद्ध माई का किन्नर रूप अब स्वतः ही स्पष्ट होने लगा था। माई कह रही थी, अब ज्यादा क्या कहूँ बेटा, मुझे गैरों से ज्यादा हमारे अपनों ने ही, अपनी ही बिरादरी वालों ने ठगा और इस हाल में ला दिया। आज जब भूख सहन न हुई तो जीवन में पहली बार चोरी की और पकड़ी गई। वो तो तुम जैसा नेक दिल इंसान का सामान था, कोई और होता तो। बस इतना कहते ही माई का गला रुंध गया, आंखों से जलधार बह निकली। रुंधे गले से वो बोली, क्या सोच में पड़ गए हो भैया? चलती हूँ, भगवान तुम्हें तुम्हारे बाल बच्चों को खुश रखे। माई ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चलने को दी। माई, कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ रहती हो? कैसे रहती हो? और तुम्हारा अतीत क्या है? मुझे उससे कोई सरोकार तो नहीं है और अब ये भी जानता हूँ कि तुम एक किन्नर हो। फिर भी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। चाहो तो तुम अपना शेष जीवन हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ वरिष्ठ सदस्य की हैसियत से बिता सकती हो। मैंने माई की दोनों हथेलियां मजबूती से थामी हुई थी। किन्नर माई की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो भाव विवल होकर मुझसे लिपट गई। मैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यों के निष्पादन के उपरांत बनारस से 2 दिन के बाद वापस आ गया था। माई मुझे पहले से तयशुदा स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिल गई थी। मैंने पुष्पा को फोन द्वारा पहले ही सारे घटनाक्रम से अवगत करा दिया था। बेटी पूजा ने भी मेरे निर्णय का स्वागत किया था। किन्नर माई को हमारे घर में आज आए लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं। किन्नर माई को हमारे घर में आए आज बरसों हो रहे हैं। माई को परिवार में बुजुर्ग की हैसियत प्राप्त है। घर, मोहल्ला व परिचित लोग माई का संबोधन देते हैं और उनसे आशीष ग्रहण करते हैं। घर के लगभग सारे काम माई से पूछकर होते हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दैवी अवमंडल किन्नर के साथ रहता है। वे किसी को श्राप नहीं देते, वे केवल और केवल आशीष देना जानते हैं। दूसरों के सुख में खुश होकर नाचते गाते बजाते हैं। अपने दुख को कभी किसी के सामने अनावश्यक रूप से व्यक्त भी नहीं करते। उनके अंदर भी मानवीय गुण होते हैं। वे भी समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। प्रत्येक किन्नर का अपना एक अतीत होता है, उसका स्वयं का झेला हुआ संघर्ष होता है। परिवार से विस्थापन का दंश सबसे पहले उन्हें ही भुगतना पड़ता है। माई का भी अपना अतीत था। पुष्पा को एक बार माई ने बताया कि जब वो छोटी थी तब नदिया के पार फिल्म आई थी। वो भी फिल्म की नायिका जैसी उछल कूद करने वाली भरपूर शरारती थी। माता पिता ने फिल्म देखने के बाद उनका नाम फिल्म की नायिका के नाम पर गुंजा रख दिया था। कम उम्र में ही उसका विवाह हो गया था। विवाह के बाद पता चला कि वो न नर है और न नारी, बल्कि वो एक किन्नर है। पहली शादी छूटी, फिर दूसरी बार ऐसे ही बिठा दी गई, तीसरी बार बेची गई।
और अंततः उसे किन्नरों का डेरा अपने लिए सही ठौर लगा। बाद का जीवन किन्नर समाज में रहकर बधाई में जाकर किन्नर गुरुओं की सेवा टहल में करते हुए कटा। लेकिन बुढ़ापा आते ही वो डेरे पर बोझ समझी जाने लगी और एक दिन बहुत बीमार होने पर उसे शहर लाकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर डेरे के कारिंदे रफू चक्कर हो गए। अस्पताल में वो मरते मरते बची। अस्पताल से बाहर आते ही उसकी नरकीय जिंदगी शुरू हो गई। कुछ अच्छे कर्म किए थे शायद, जो उसे उस दिन स्टेशन पे भैया मिल गए थे। किन्नर माई आज भी बहुत खुश है हमारे साथ। जब से माई हमारे परिवार में सम्मिलित हुई है तभी से ईश्वर की असीम अनुकंपा हम पर बरस रही है। सनातनी परंपरा के अनुपालन में ये विश्वास दृढ़ है कि दैवी शक्ति से सुशोभित किन्नर का आशीर्वाद फलदायी होता है, जो किसी किसी को कभी कभार मिलता है। जबकि मुझे और मेरे परिवार में तो ये कृपा किन्नर माई से प्रतिदिन प्रतिपल मिल रही है। मेरी पदोन्नति हो या बेटी का न्यायिक सेवा में चयन और अच्छे वर से विवाह, ऐसा मेरा विश्वास है कि ये सभी सुफल किन्नर माई के होते हुए सुलभ हो रहे हैं। मैं अनाथालय में पला बढ़ा हूँ। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। उनकी कोई छवि स्मृति मेरे मानस पटल में नहीं है। पर हाँ, इधर एक विश्वास पनपा है कि दोनों की प्रतिमूर्ति मुझे किन्नर माई में झलकती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। ये कहानी महेंद्र भीष्म जी ने लिखी है उनके मित्र के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना को आधार बनाकर। इसीलिए ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, जीवन की एक हकीकत है, किन्नर समाज की एक बड़ी हकीकत है। दोस्तों, बहुत जरूरत है किन्नर समाज को समझने की, उनके साथ हमें रिश्ता जोड़ने की और उनके मानवीय मूल्यों को महसूस करने की, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य में हम कितना भी भेद कर लें, लेकिन एक बात जो सब में कॉमन होती है वो होते हैं मानवीय मूल्य, मानवीय जरूरतें और मानवीय संवेदनाएं। और इन्हीं मूल्यों संवेदनाओं को समझते हुए हमें समाज के हर वर्ग के साथ अपनी भावनाओं को जोड़े रखना है, प्यार से आगे बढ़ना है। और इसी प्यार के साथ हम और भी कहानियां लेकर आएंगे रेडियो जंक्शन पर आपके साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो जंक्शन और कहानी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं radiojunction@gmail.com पर, या फिर आप हमें लिख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radiojunction.in पर। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त शालिनी को इजाजत। फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। नमस्कार।